कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए, इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़ फानुस, ऑनरेरी मजिस्ट्री और रण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब
बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा दोहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना दिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया ले हुए आया और बावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाँव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाँव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को बावच की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियां सह सकती हैं, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अप्पड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय पर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। वह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वह बड़े घर की बेटी है
तो हम भी कोई कुमी कहार नहीं है? श्रीखंड ने चिंतित स्वर में पूछा। आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हसरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा, जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं न अकड़ता। श्रीखंड, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाँव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके का बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीखंड की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया, इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध न आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीखंड, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्रीखंड सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनका बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीखंड, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीखंड, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब,
लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीखंड अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप से जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा दिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह लेते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था,
उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यशपाल जी की कहानी आदमी का बच्चा। दोपहर को डॉली कॉन्वेंट में रहती है। इसके बाद उसका समय प्रायः आया बिंदी के साथ कटता है। मम्मा दोपहर में लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती हैं। साहब जल्दी में रहते हैं। ठीक 1:07 में आए, गुसलखाने में हाथ मुंह धोया, इतने में मेज़ पर खाना आ जाता है। आधे घंटे में खाना समाप्त कर सिगार सुलगा साहब कार में मिल लौट जाते हैं। लंच के समय डॉली खाने के कमरे में नहीं आती, अलग खाती है। संध्या 5:30 बजे साहब मिल से लौटते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। उस समय वे डॉली को अवश्य याद करते हैं। 5-7 मिनट उससे बात करते हैं और फिर मम्मा से बातचीत करते हुए देर तक चाय पर बैठे रहते हैं। मम्मा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर जाती है तो ठीक 5 बजे लौटकर
साहब के लिए कार मिल में भेज देती है। डॉली को बुला साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती है। हाथ मुंह धुलवाकर डॉली की सुनहलापन लिए काली कथई अलकों में वे अपने सामने कंघी कराती हैं। स्कूल की वर्दी की काली सफ़ेद फ्रॉक उतार कर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है उसे बदल नई बढ़िया फ्रॉक पहनाई जाती है। बालों में रिबन बांधा जाता है। सैंडल के पॉलिश तक पर मम्मा की नज़र जाती है। बग्गा साहब मिल में चीफ इंजीनियर हैं। विलायत पास हैं। 1200 रुपया महीना पाते हैं। जीवन से संतुष्ट हैं, परंतु अपने उत्तरदायित्व से भी बेपरवाह नहीं। बस एक ही लड़की है, डॉली। डॉली 5वें वर्ष में है। उसके बाद कोई संतान न हुई। एक ही संतान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकने में साहब और मम्मा को पर्याप्त संतोष है। बग्गा साहब की नज़रों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। वे डॉली को बेटी या बेटा समझकर संतोष किए हैं। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वह पाएगी ही। इसके बाद शिक्षाक्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी आवश्यक और निश्चित है। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदर्श कितनी संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। साहब कहते हैं, यूं कीड़े मकोड़े की तरह पैदा करके क्या फ़ायदा। मम्मा मिसेस बग्गा भी हामी भरती हैं। और क्या। डॉली 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 मम्मा 3 दफ़े पुकार चुकी थी। चौथे दफ़े उन्होंने आया को पुकारा। कोई उत्तर ना पा वे खिसिया कर स्वयं बरामदे में निकल आई। अभी उन्हें स्वयं भी कपड़े बदलने थे। देखा, बंगले के पिछवाड़े से, जहाँ धोबी और माली के क्वार्टर हैं, आया डॉली को पकड़े लिए आ रही है। मम्मा ने देखा और धक से रह गई। वे समझ गई डॉली अवश्य ही माली के घर गई होगी। 2-3 दिन पहले मालिन के बच्चा हुआ था। उसे गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जिद कर चुकी थी। डॉली के माली की कोठरी में जाने से मम्मा भयभीत थी। धोबी के लड़के को पिछले सप्ताह खसरा निकला था। लड़की उधर जाती तो बेहुदे बच्चों के साथ शहतूत के पेड़ के नीचे धूल में से उठा उठा कर शहतूत खाती। उन्हें भय था उन बच्चों के साथ डॉली की आदतें बिगड़ जाने का। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत थी। मेम साहब के सम्मुख उनकी बेटी की उच्छृंखलता से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वह डॉली से एक कदम आगे उसकी बाँह थामे यों लिए आ रही थी जैसे स्वच्छंदता से पत्ती चरने के लिए आतुर बकरी को जबरन कान पकड़कर घर की ओर लाया जाता है। मम्मा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। हम जरा सैंडल पर पॉलिश करके तई भीतर गए। हमसे बोली कि हम गुसलखाने जाएंगे। इतने में हम बाहर निकल कर देखे तो माली के घर पहुंची है। हमको तो कुछ गिनती ही नहीं। हम समझाएं तो उल्टे हमको मारती है। इस पेशबंदी के बावजूद आया को डांट पड़ी। दिस इज़ वेरी सिली, मम्मा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी डॉली अपना अपराध और उसके प्रति मम्मा की उद्विग्नता समझ गई। तुरंत साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली के कपड़े बदले गए। 4:20 हो चुके थे, इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी और मम्मा स्वयं उसके सिर में कंघी कर उसकी लटों में पेचों को फीते से बांध रही थी। स्नेह से बेटी की अलकों को सहलाते हुए उन्हें अचानक गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। जूं, वज्रपात हो गया। निश्चय ही जूं माली और धोबी के बच्चों की संगत का परिणाम था। आया पर एक डांट पड़ी और नोटिस दी गई
कि यदि फिर डॉली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएगी। बेटे की यह दुर्दशा देख माँ का हृदय पिघल उठा। अंग्रेजी छोड़ वे द्रवित स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दुलार से समझाने लगी। डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी। हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली, तू तो अंग्रेज़ों के बच्चों के साथ स्कूल जाती है ना, बस में बैठकर। ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना। मचल कर फर्श पर पांव पटक कर डॉली ने कहा, मम्मा, हमको माली का बच्चा ला दो, हम उसे प्यार करेंगे। छी छी, मम्मा ने समझाया, वह तो कितना गंदा बच्चा है। ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छीछी वाले हो जाते हैं। इनके साथ खेलने से जुएं पड़ जाती हैं। वे कितने गंदे हैं, काले काले, धत। हमारी डॉली कहीं काली है? आया, डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो। वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना। डॉली ने माँ के गले में बाहें डाल विश्वास दिलाया कि अब वह कभी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेस बग्गा में चर्चा होती रही कि बच्चे न जाने क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। एक बच्चे को ही ठीक से पाल सकना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने बच्चों को पालते हैं। देखो तो माली को, कंबत के 3 बच्चे पहले हैं, एक और हो गया। बग्गा साहब के यहाँ एक कुतिया विचित्र नस्ल की थी। कागजी बादाम का सा रंग, गर्दन और पूंछ पर रेशम से मुलायम और लंबे बाल, सीना चौड़ा, बाहों की कोहनियाँ बाहर को निकली हुई, पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ, मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठ गया हो, आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हों। नए आने वालों की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रहती। यही कुतिया की उपयोगिता और विशेषता थी। 250 रुपया इसी शौक का मूल्य था। कुतिया ने पिल्ले दिए। डॉली के लिए यह महान उत्सव था। वह कुतिया के पिल्लों के पास से हटना ही न चाहती थी। उन चूहे जैसे मूंदी हुई आंखों वाले पिल्लों को मांगने वालों की कमी न थी, परंतु किसे दें और किसे इनकार करें। यदि इस नस्ल को यूं बांटने लगे तो फिर उसकी कद्र ही क्या रह जाए। कुतिया का मोल 250 रुपया उसके दूध के लिए तो होता नहीं। साहब का कायदा था, कुतिया पिल्ले देती तो उन्हें मेहतर से कह गर्म पानी में गोता देकर मरवा देते। इस दफे भी वे यही करना चाहते थे, परंतु डॉली के कारण परेशान थे। आखिर उसके स्कूल गए रहने पर बैरे से कह मेहतर से यह काम करवा डाला। स्कूल से लौटी डॉली ने पिल्लों की खोज की। आया ने कहा, पिल्ले मैनेजर साहब के यहाँ रमन को दिखाने के लिए भेजे हैं, शाम को आ जाएंगे। मम्मा ने कहा, बेबी, पिल्ले सो रहे हैं, जब उठेंगे तो तुम उनसे खेल लेना। डॉली पिल्लों को खोजती ही फिरी। आखिर मेहतर से उसे मालूम हो गया कि वे गर्म पानी में डुबोकर मार डाले गए हैं। डॉली रो रो कर बेहाल हो रही थी। आया उसे पुचकारने के लिए कंपनी बाग ले गई। डॉली बार बार पूछ रही थी, आया, पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर क्यों मार दिया? आया ने समझाया, डैनी अर्थात उनका कुतिया इतने बच्चों को दूध कैसे पिलाती? वे भूख से चेऊं चेऊं कर रहे थे, इसलिए उन्हें मरवा दिया। 2 दिनों तक डैनी के पिल्लों का मातम डैनी और डॉली ने मनाया। फिर और लोगों की तरह वे भी उन्हें भूल गई। माली के नए बच्चे के रोने की कैं कैं आवाज़ आधी रात, दोपहर में, सुबह शाम किसी भी समय आने लगी। मिसेस बग्गा को यह बहुत बुरा लगता। झल्ला कर वे कह बैठती, जाने इस बच्चे के गले का छेद कितना बड़ा है। बच्चे की कैं कैं उन्हें और बुरी लगती जब डॉली पूछने लगती, मामा, माली का बच्चा क्यों रो रहा है? बिंदी समीप ही बैठी बोल उठी, रोएगा नहीं तो क्या, माँ के दूध ही नहीं उतरता।
मम्मा और बिंदी को ध्यान ही नहीं था कि डॉली उनकी बात सुन रही है। वह बोल उठी, मम्मा, माली के बच्चे को मेहतर से गर्म पानी में डुबवा दो तो फिर नहीं रोएगा। बिंदी ने हंसकर धोती का आंचल होंठों पर रख लिया। मम्मा चौंक उठी। डॉली अपनी भोली सरल आंखों से समर्थन की आशा के लिए उनकी ओर देख रही थी। दिस इज़ वेरी सिली डॉली, कभी आदमी के बच्चे के लिए ऐसा कहा जाता है? मम्मा ने गंभीरता से समझाया। परिस्थिति देख आया डॉली को बाहर घुमाने ले गई। तीसरे दिन संध्या समय डॉली मैनेजर साहब के यहाँ रमन और ज्योति के साथ खेलकर लौट रही थी। बंगले के दरवाजे पर माली अपने नए बच्चे को कोरे कपड़े में लपेटकर दोनों हाथों पर लिए बाहर जाता दिखाई दिया। उसके पीछे मालिन रोती चली आ रही थी। आया ने मरे बच्चे की परछाई पड़ने के डर से उसे एक और कर लिया। डॉली ने पूछा, यह क्या है आया? माली क्या ले जा रहा है? माली का छोटा बच्चा मर गया है, धीमे से आया ने उत्तर दिया और डॉली को बाह में थाम बंगले के भीतर ले चली। डॉली ने अपनी भोली नीली आंखें आया के मुख पर गड़ाकर पूछा, आया, माली ने बच्चे को क्या गर्म पानी में डुबो दिया? छी डॉली, ऐसी बातें नहीं करते, आया ने धमकाया। आदमी के बच्चे को ऐसे थोड़े मारते हैं। डॉली का विस्मय शांत न हुआ। दूर जाते माली की ओर देखकर उसने फिर पूछा, तो आदमी का बच्चा कैसे मरता है? लड़की का ध्यान उस ओर से हटाने के लिए उसे बंगले के भीतर खींचते हुए आया ने उत्तर दिया, वह मर गया, भूख से मर गया है। चलो मम्मा बुला रही हैं। डॉली चुप न हुई। उसने फिर पूछा, आया, हम भी भूख से मर जाएंगे? चुप रहो डॉली, आया झुंझला उठी। ऐसी बात करोगी तो मम्मा से कह देंगे। लड़की के चेहरे की सरलता से उसकी माँ का हृदय पिघल उठा। उसकी घुंघराली लटों को हाथ में सहलाते हुए आया कहने लगी, बैरी की आंखों में राई नौन। हाय मेरी मिस साहब, तुम ऐसे आदमी थोड़े ही हो, भूख से मरते हैं कमीने आदमी के बच्चे। कहते कहते आया का गला रूंध गया। उसे अपना लल्लू याद आ गया, 2 बरस पहले। तभी से तो वह साहब के यहाँ नौकरी कर रही थी। भीष्म साहनी जी की कहानी, चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों को बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँचने लगे। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूर कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर उठाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के
शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर आकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद भली बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूर कर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम ठीक से चल जाए। माँ, माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर को आया तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगें ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगें नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, कालीन कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज़ किस साइज़ की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई।
यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा दुबला शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने काम पर जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, तो वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज़ को तो दूर से ही देख कर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। उनका जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगें लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। बॉस को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जो रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार पहने और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देवी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर चल दिए। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और एक ही पल में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों हाथ बगल की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे।
देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दें, लेकिन यह करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का भार कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारें दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरसती आवाज में एक पुराना गीत गाने लगी। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या?
शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के घूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचा अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आंखें फाड़े देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा गई। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को रोक रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछ कर वह धीरे से बोली, बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के ऊपर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? कुछ दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की करेगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ।
माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने पर बोली, तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो माँ कहते हुए, तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। मधु कांकरिया की कहानी फाइल। परी कथाओं सी मोहक तारों भरी वह रात इतनी संपूर्ण और जादू भरी थी कि उसके आकर्षण की डोर में बंधे हम सभी गोल गोल घेरा बनाकर बैठ गए। मंद मंथर बहती हवा, महकते बेला फूल और देवदारू के झुरमुटों से छनकर आती चांदनी, हम पर अलौकिकता का वह दौरा पड़ा कि हम सभी रोटी लंगोली की बात भूल जीवन और अनुभूतियों की बातें करने लगे। एकाएक श्यामली दी ने मुझसे पूछा, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैं गोबर गणेश की तरह आसमान की ओर ताकने लगी, जैसे वहीं से उतरेगा कोई जवाब। वे मुस्कुराई और बोली, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है निस्वार्थ सात्विक सुख। हमारी टोली के सबसे छोटे सदस्य श्रीकांत के माथे पर सिलवटें गहराई। यह किस चिड़िया का नाम? जिंदगी का सारा रहस्य जान लेने वाले आत्मविश्वास के साथ वे मुस्कुराईं। जिसने यह नहीं जाना, जानो उसका जीवन डस्टबिन पर मंडराते आत्मतृप्त कॉकरोच सा। श्रीकांत ताव खा गया। तो बताइए, आपने ही कब भोगा इसे? कुछ उस रात का तिलिस्म, कुछ हमारा आग्रह। रफ्ता रफ्ता श्यामली दी पीछे घूम गई। रसीले फानूस आम की तरह टप टप टपकती स्मृतियाँ। चांदनी सी एक उज्जवल रेखा उनके अधरों पर उभरी। सरसराते पत्तों की आवाज़ों के बीच गूंजने वाली उनकी आवाज़। मेरे जीवन के सबसे मचलते हुए दिन थे वे। पक्षी की पहली उड़ान की तरह ही रोमांचित। मैं उन दिनों सिनी आशा में थी। सिनी आशा? वह क्या? मैंने और श्रीकांत ने एक साथ पूछा। कोलकाता में रहते हो और सिनी आशा का नाम नहीं जानते? स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सबसे नामी स्वयंसेवी संस्था है यह सिनी आशा। उन्होंने दाएं हाथ की चूड़ियाँ ऊपर खिसकाई और फिर प्रवाह में बहने लगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अनुभवों की पूंजी बटोरने के वे मेरे सबसे समृद्ध दिन थे। हर दिन कुछ न कुछ अजूबा देखने को मिलता। पहले दिन ही मज़ा आ गया। जैसे ही सिनी आशा की दहलीज पार करने लगी कि देखा बाहरी दीवार पर किसी मस्करे ने लिख मारा था, देखो देखो गधा मूत रहा है। मैं अवाक, इतनी साफ सफाक सफ़ेद दीवार पर कोयले से यह किसने लिख मारा? सुरक्षा गार्ड ने हंसते हुए बताया, यह तृप्ति दी की खोपड़ी से निकला है। जिसको देखो जिप खोलता और गंगा जल बहा देता। रात को मारे बदबू के हम लोग सो न सकते। कितनी ही बार लिखा पेशाब करना मना, पर कौन सुनता। तो तप्ती दी ने गुस्सा कर ऐसे लिख मारा। बहुत खूब। मैं ऊपर पहुंची तो देखा झुंड के झुंड में पसीने की गंध से बजबजाती उठंग साड़ी पहने करीब 40-50 महिलाएं एक बड़े से कमरे में उजबक की तरह बैठी हुई हैं। पता चला सियालदह प्लेटफॉर्म, झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथों पर रहने वाली ये वे महिलाएं हैं जिनके बच्चे सिनी आशा द्वारा किसी चैरिटेबल या अर्ध चैरिटेबल हॉस्टल में भेज दिए गए हैं। इन सब के बीच
तृप्ति दी बड़े तृप्त भाव से उन्हें समझा रही थी। दया करके आप लोग महीने में कम से कम एक बार अपने बच्चों से अवश्य मिलने जाएं। आपको ताकते ताकते आंखें बाहर निकल आती हैं बेचारों की। इधर माताएं मुड़ी कि उधर तृप्ति दी फिर चालू। अब इन्हें भी क्या दोष दूं, यहाँ हर चीज का टोटा। अब बच्चों को मुफ्त हॉस्टल में डाल भी दिया तो जाने आने के भाड़े का जुगाड़ मुश्किल। जुगाड़ हो गया तो दिन भर की खटनी से समय निकाल पाना और भी मुश्किल। तो यह तो है हाल। कमर में पल्लू खोंसते हुए तृप्ति दी ने चिंता भरे स्वर में कहा। यह तो है हाल तृप्ति दी का सबसे प्यारा जुमला था, जिसे वे गाहे बगाहे जब तब हर व्यक्ति और स्थिति पर जड़ दिया करती थी। उस दिन शाम को वे घर के लिए मेरे साथ ही निकली। मौका पाकर मैंने पूछा, यह सिनी आशा क्या किसी बंगाली बाबू की देन है? वे फिर चालू हो गई, अरे नहीं, यह तो किसी आयरलैंड वासी ने बनाया था। अब देखो, यह तो है हाल। आया तो था यहाँ तफरीह करने, आत्मा परमात्मा, जन्म पूर्व जन्म, मंदिरों और विभिन्न आस्थाओं वाले इस देश को जानने बूझने, पर मन रमा यहाँ की कालाहांडी में। कहते हैं कि धूल में रेंगते रिश्ते, फुटपाथों पर रोते कलपते बच्चों, नशे और कुटेवों के शिकार किशोरों और लाल बत्ती इलाकों की जगमगाई किशोरियों को देख वह विचलित हो उठा और उसने इस संस्था की नींव डाली और जाते जाते कह गया, जिस परम तत्व और परमात्मा की खोज में मैं आया था उसके मर्म को पा लिया। पान की गिलोरी को दाएं से बाएं घुमाते हुए वे फिर चालू हो गई। अब तुम ही देखो, इतने बड़े कोलकाता में जितने भी नशेड़ियों, फुटपाथियों और अनाथ बच्चों, दबे कुचले बच्चों या वासना की शिकार हुई युवतियों के लिए स्वयंसेवी संस्था है, वे सब ईसाइयों द्वारा स्थापित हैं। तो यह है हाल। हम भारतीयों को तो पूजा पाठ, धर्मशालाएं, तीर्थ यात्रा और मंदिर निर्माण से ही कहाँ फुर्सत है। इन्हें विदेशों से फंड मिल जाता है। मैं बीच में ही बोल पड़ी थी। मुझे तेजी से काटते हुए कहा, ना ऐसी बात नहीं, वरन मुझे तो लगता है कि यह इसलिए है कि इन्होंने धर्म को जीवन और रोटी से सीधा जोड़ इसे फुटपाथों और झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया है, जबकि हमने धर्म की ऊंची उड़ानें भरी हैं। अपने परिष्कृत रूप में हमारे यहाँ धर्म की शुरुआत अंतर यात्रा से होती हुई अंतकरण की शुद्धता और परम तत्व की प्राप्ति पर खत्म हो जाती है। अब तुम ही देखो, उस आयरलैंड वासी के हृदय में कितनी मानवीय और महीन बात आई कि जिन किशोरियों को हम भविष्य नहीं दे सकते, कम से कम रात भर के लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था कर उन्हें भविष्य के लिए बचा कर तो रख सकते हैं। पान की गिलोरी को बाएं से दाएं घुमाते हुए किसी तत्वदर्शक की तरह फिर उन्होंने एक पते की बात कही। जानती हो श्यामली, मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी जैसे स्थूल धार्मिक सिद्धांतों की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो अभी तक रोटी और लंगोटी की ज़रूरत से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं और उनको चेतना, अंतरात्मा, वेदांत और उपनिषद की, जिससे अतिभोग और अतिचार के मारे वे यहाँ की त्याग और तपस्या की अवधारणा से संतुलित और अनुशासित हो सके। बात पूरी कर भी नहीं पाई थी तृप्ति दी कि तभी हल्का सा हो हल्ला सुनाई दिया। एक फील्ड वर्कर दौड़ती आई। तृप्ति दी, झुनिया और मंगला के माई बाप आए हैं। कमर के पल्लू खोंसे जीवन से झल्लाई किसी बूढ़ी की तरह तृप्ति दी फिर बड़बड़ाई। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। सीढ़ी की रेलिंग को पकड़े किसी बोरी की तरह लुढ़कते ठुमकते तृप्ति दी नीचे ऑफिस में। जिंदगी का बोझ ढोती पसीने से लथपथ एक देह, बरसाती फफूंद सी बड़ी दाढ़ी। जैसी ही तृप्ति दी घुसी, जुनिया के पिता ने हाथ जोड़े। थोड़े ही देर बाद खोखले तने की तरह सूखी हुई मरगिल्ली स्त्री भीतर आई और उस पुरुष के पार्श्व में सहमी सी सिमटी बैठ गई।
हवा में कड़वे तेल और पसीने की मिलीजुली गंध फैल गई। अपनी भेदती तिरछी आंखों से तृप्ति दी ने दोनों का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। उनकी बदहवासी और घबराहट देख तृप्ति दी तृप्त हुई और फिर कड़कती आवाज में गरजी, बेटियां हैं या शैतान की औलाद? क्या खाकर पैदा किया था? दुर्गा दुर्गा, हमारे तो स्टाफ की जान ही चली जाती। आपनी ऐखुन ही निये जान, दरकार नहीं बाबा। आप अभी तुरंत ले जाइए इन्हें, हमें ज़रूरत नहीं इनकी। मांगो की दुस्साहस, बाप रे कितना दुस्साहस। दोनों के चेहरों पर काली रात का अंधेरा पसर गया। आखिर उस पुरुष ने हिम्मत कर हाथ जोड़ते हुए मुंह खोला, माई बाप बस एक दया करें, इन लड़कियों का उतना दोष नहीं। हम लोगों ने ही इन्हें समझाया था कि किसी भी अनजान आदमी के साथ मत निकलना। वे बच्चा चोर होते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। बोलते बोलते वह अपनी उठंग धोती के छोर के माथे पर उग आए पसीने को पोंछने लगा। सामने से टूटा हुआ दांत और चेहरे का पिलपिलापन उसे अजीब ढंग से दयनीय बना रहा था। आंखों में नमी उभरी। अपनी हिंदी बंगला मिश्रित भाषा में वे कहने लगी, ठीक है, एक बार माफ़ किया, पर आगे से उन्होंने ऐसी हरकत की तो कान धरे बाहिर कोरे दीबी। किस्सा कोता कि यह मंगला और जुनिया का पिता रंग मिस्री था और माँ सब्जी बेचती थी। दोनों बच्चियां घर में अकेली रहती थी। इस कारण उनके पिता ने उन्हें समझाया था कि वे किसी भी अनजान स्त्री पुरुष के साथ न हो लें। इस बीच मोहल्ले के किसी व्यक्तियों ने रंग मिस्त्री को सिनी आशा के बारे में बताया। सिनी आशा द्वारा उसकी दोनों बेटियों को लखीपुर स्थित काकद्वीप हॉस्टल में भेज दिया गया। माँ बाप भी हॉस्टल साथ गए। माँ बाप को वापस लौटते देख दोनों फूट फूट कर रोने लगी तो रंग मिस्त्री ने दोनों बेटियों के हाथ में 10-10 का एक एक नोट थमा दिया और दोनों पति पत्नी सियालदह लौट आए। आज़ाद परिंदे की तरह दिन भर सड़क पर गश्त लगाने की दोनों की आदत और हॉस्टल के नियमों वाली सख्त जिंदगी, उस पर वार्डन की मारपीट, डांट फटकार और 24 घंटों की झिक झिक झिक। दोनों बच्चियों को घर बुरी तरह पुकारता और उस पर हाथों में 20 रुपये की पूंजी का भोला विश्वास। एक शाम दोनों हिम्मत कर हॉस्टल से भाग खड़ी हुई। जैसे तैसे वे स्टेशन तक पहुंची, पर स्टेशन पर भीड़ भाड़ और ट्रेनों की कतार देख रोने लगी। बच्चियों को रोते देख किसी ने उन्हें थाने तक पहुंचा दिया। थाने वालों ने बच्चों से पूछताछ की। उन्हें सिनी आशा की हॉटलाइन की जानकारी थी। पिछले 20 वर्षों में सिनी आशा ने अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लिया था। ओसी ने नंबर घुमाया और झुनिया और मंगला के बारे में जानकारी दी। सिनी आशा वालों ने लड़कियों को थाने में ही रुकवा कर रखा और अपनी एक महिला स्टाफ को भेज दिया उन्हें लाने के लिए। महिला कार्यकर्ता दोनों लड़कियों को लेकर ट्रेन में बैठी। जैसे ही ट्रेन छूटी, दोनों लड़कियां भयभीत हो गला फाड़ने लगी। हम इन मैडम को नहीं जानते, पता नहीं ये हमें कहाँ ले जाएंगी, ये हमें बदमाशों को बेच देंगी। ट्रेन यात्रियों ने भी अपना यात्री धर्म निभाते हुए बच्चा चोर का हल्ला मचाया और देखते देखते महिला की जूते चप्पलों और घूंसों से ठुकाई होने लगी। उत्तेजित और विचार शून्य भीड़ से महिला ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे थाने ले चलिए, सच्चाई का पता चल जाएगा। थाने वाने में कुछ नहीं होता, वहाँ तो कुर्सी पर चोर डकैतों की माएँ बैठी हैं। जो होना है यही हो जाए, फेंक दो साली को चलती ट्रेन से। पर उसी भीड़ में एक दो का विवेक भी उनके साथ था। उन्हें लगा महिला निर्दोष है। उन्होंने किसी प्रकार बीच बचाव करते हुए महिला को थाने तक जिंदा रखा। घटना का बखान करते करते तृप्ति दी फिर अपने मूल एजेंडे पर आ गई और मुझसे कहने लगी, श्यामली, तुम इन सब बच्चों की केस हिस्ट्री लिखो। कुछ की तो लगभग तैयार है, बस तुम्हें उन्हें फिर से टाइप करवा कर फाइल करनी है। पर कुछ की केस हिस्ट्री आधी पर दी है।
तुम्हें उनकी फाइल पूरी करनी है। पर इन बच्चों में सबसे टेढ़ी लकीर है पिंकी। बाप रे, साल भर हो गया उसे यहाँ आए, पर उसकी फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ी। अरे पलक झपकने जितना आसान नहीं है उसकी फाइल तैयार करना। पिंकी? पिंकी कौन? वही घुंघरू वाली? तृप्ति दी हंस पड़ी, आंखों में मत झलका। हाँ हाँ, वही घुंघरू वाली। ध्यान आया जब पहली बार पिंकी के दीदार हुए तो उसके पाँवों में घुंघरू बंधे हुए थे। नृत्य और संगीत जैसे उसकी रगों में था। दिन में एक बार वह नृत्य अवश्य करती थी और तब पूरा सिनी आशा उसकी रुनझुन की मादक झंकार से गूंज उठता था। यहाँ के फुटपाती बच्चों के बीच किसी दूसरे सौर मंडल की नक्षत्र सी अलग से झिलमिलाती थी वह। हर एक हृदय में यौवन और सौंदर्य के स्वप्न जगाती वह जिधर से भी गुजरती दिलचस्प आंखें उठ जाती थी उसकी ओर। वह मूक मौन पर चेहरा बोलता हुआ। थोड़ी देर बाद ही किसी भारी भरकम बोरी की तरह लुढ़कते ठुमकते तृप्ति दी फिर मेरे पास आई और गुलाबी रंग की एक फ्लैट फाइल पकड़ाते हुए मुझसे बोली, लो पढ़ लो इसे। पिंकी के बारे में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना है वाया दिस फाइल। वे फिर फुसफुसाई, यह लड़की अपने कूल किनारे छूने तक नहीं देती। बहुत सावधानी से बात करना इससे। भाई सभी अपने हगे मूते पर मिट्टी डालते हैं, पिंकी भी क्या करे। इसकी माँ सोनागाछी में रहती है। अरे माँ क्या, माँ के नाम पर कलंक है। खुद रंडी बनी और पिंकी को भी उसी नरक में घसीटा। पिंकी की फाइल में स्पष्ट लिखा है कि 11 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ और वह भी उसकी माँ के ग्राहकों द्वारा ही। सबसे पहले वह ऑल बंगाल चिल्ड्रन वेलफेयर होम में थी। वहाँ पर उसकी किसी सहेली को पिंकी की माँ के बारे में पता चल गया था। एक बार उसने पिंकी से पूछ डाला, तुम्हारी माँ क्या वेश्या थी? बस पिंकी के चोले को फाड़ कर एक नई पिंकी निकली और गुस्से में उस लड़की का सिर दीवार से भिड़ा दिया। इस घटना के बाद उसकी फाइल में लिख दिया गया मेंटल केस और उसी आधार पर उसे अंतराग्राम मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ उसे विक्षिप्तों और मंदबुद्धियों के साथ रखा जाता। पर पिंकी मानसिक रोगी तो थी नहीं। फिर भी कुछ दिनों तक खामोशी ओढ़े रखी उसने। पर जब स्थिति नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने चेक करने आए डॉक्टर से कहा, मुझे नहीं रहना इन पागलों के बीच। दिन भर ये लोग लड़ती झगड़ती हैं और मेरे बिस्तर कपड़ों पर थूक देती हैं। एक एक शिफ्ट में दर्जनों विक्षिप्तों को निपटाने वाले डॉक्टर की सारी संवेदनाएं सूख चुकी थी। उसके सिर्फ 2 ही काम थे, हर महीने वेतन का चेक उठाना और पागलों को नियंत्रित रखना। इस कारण जब जब पिंकी कहती वह उसे डपट देता। अधिक बकबक किया तो चेन से बांध दूंगा। एक बार गुस्से में आकर पिंकी ने डॉक्टर का हाथ काट लिया। उस दिन उसे दिन भर कुत्ते की तरह चेन से बांध कर रखा गया। फिर किसी चमत्कार की तरह जाने किस बुद्धिमान और सहृदय साइकेट्रिस्ट की मेहरबानी से उसे हमारे यहाँ भेज दिया गया। मैं अवाक। यह जानकारी की नई परत थी और अभी जाने कितनी परतें और खुलने वाली थीं। एकाएक मैंने पूछा, आपने क्या कभी उसमें कोई पागलपन का लक्षण देखा? अपने दाएं हाथ के पंजे निकाल निकाल कर तृप्ति दी ने कहा, अरे नहीं, वह तो खुद मानसिक रोगियों को ठीक कर दे। उसका नृत्य, उसका सेवा भाव, उसका व्यवहार देख सभी निहाल है यहाँ। बस जरा सी प्रॉब्लम चाइल्ड है। विशेषकर यदि कोई उसके अतीत को छूना भी चाहे तो काटने दौड़ती है। माँ का तो नाम तक सुनना नहीं चाहती, इसीलिए उसकी फाइल अभी तक अधूरी पड़ी है। इस संस्था का नियम है, जितने बच्चे उतनी फाइलें। वे फिर मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। तुम कर सकोगी तो? मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अरे इतने उग्रवादियों का, नक्सलवादियों का, साधुओं का, तवायफों का इंटरव्यू लिया तो यह किस खेत की मूली। वे आश्वस्त हुई।
बहुत अच्छा। और ग्रहों की अंगूठी वाली अपनी उंगलियों से मेरे गाल को हल्के से थपथपाया। उस दिन अपने विलक्षण रूप में थी पिंकी। समय और सृष्टि के बाहर खड़ी प्रेम पुजारिन मीरा की तरह नाच रही थी वह। सिनी आशा में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थी। मैं भी फाइलों को परे खिसका कर नृत्य देखने पहुंच गई। ऐसा स्वाभिमानी सौंदर्य, ओस बूंद की तरह शीतल और अग्नि की तरह दहकती हुई, लगा जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण कोई रूपसी जमीन पर उतर आई है। उसके प्रभा मंडल से चौंधियाए पास ही हैप्पी होम और सिक विंग के कई बच्चे बुखार में भी आकर खड़े हो गए। मस्त मोरनी की तरह अपने मन के मधुबन में नाच नाच कर पूरे वातावरण को मीरामय बनाने के बाद जब वह थक कर बैठ गई तो जाने किस ईर्ष्यालु लड़की ने गुस्ताखी से पूछ डाला, बिना नृत्य स्कूल में दाखिला लिए इतना भव्य नृत्य तो तुमने अपनी माँ से सीखा होगा। बस देखते ही देखते उल्लास, सौंदर्य और उमंग की वह देवी जंगली बिल्ली बन ची ची करने लगी। सफ़ेद कण से चमकता उसका चेहरा गोबर के अधजले उपले की तरह बदरंग हो गया। उसकी गुलाबी आँखों से चिंगारियाँ फूटने लगी। वह अपनी सहेली पर टूट पड़ी और उसका बायां हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि यदि पास में ही बैठी गिटार वादिका ने उसे नहीं छुड़ा लिया होता तो हड्डी ही टूट जाती उसकी। इस घटना के बाद पिंकी फिर सिकुड़ती गई। खामोशी उसके भीतर फैल गई, आहिस्ता आहिस्ता। उसे फिर मानसिक अस्पताल में भेजने की बात होने लगी। तृप्ति दी के घोड़ा छाप लंबोतरे चेहरे पर विषाद की हल्की परत फैल गई। उन्होंने फिर मुझे आगाह किया, अभी तक आपने पिंकी की फाइल पर काम करना शुरू नहीं किया। यह तो है हाल पिंकी का। कभी भी उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। नहीं, यदि दूसरे बच्चों को उससे खतरा हो तो उसे कैसे रखा जा सकता है। कुछ दिनों बाद ही दुर्गा पूजा आ गई, कोलकाता का सबसे बड़ा जातीय त्योहार। पूरे पूरे 4 दिनों तक दुल्हन की तरह सजा धजा कोलकाता और रोशनी की झालरों से झिलमिल झिलमिल करते यहाँ के पंडाल। कोई पंडाल ताजमहल की अनुकृति, तो कहीं दिल्ली का संसद भवन, तो कहीं हाई कोर्ट, तो कहीं जयपुर का हवा महल। पूजा की वह धूम कि जिसने पूजा नहीं देखी वह अजन्मा। कोलकाता ही नहीं, आसपास के गांवों कस्बों से भी लोग बहते हुए चले आते यहाँ जिंदगी का स्वाद लूटने के लिए। हमारी सिनी आशा के भी अधिकांश बच्चे घर चले गए थे अपने परिवार के साथ पूजा मनाने। घने पेड़ों के झुरमुटों के बीच इक्के दुक्के ठूंठ की तरह गिने चुने वे ही बच्चे रह गए थे जो या तो बेहद बीमार थे या जिन्होंने दुनिया में अपने लिए बहुत ही कम जगह घेरी थी। ऐसे बेठौर ठिकानों वाले बच्चों को संभालना बहुत जानलेवा होता था, क्योंकि सावन की घटाओं की तरह हर पल इनके भीतर अपने उजड़े घर की धुंधली यादें उमड़ती घुमड़ती रहती। ये छुट्टियाँ उन्हें खुश नसीबों से अलग कर लहर दर लहर इनकी उदासी बढ़ाती जाती। सिनी आशा के बरामदे में खड़े ये बच्चे पथरीली आंखों से अपने हमउम्र बच्चों को अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ जश्न मनाते देखते और लहूलुहान होते रहते थे। हम चाह कर भी उन दिनों उनके चेहरों पर हंसी नहीं उगा पाते थे। जिंदगी के जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर समेटे पिंकी भी अपनी वीरान आंखें और गमगीन चेहरा लिए बरामदे में खड़ी थी। मैंने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा। वह चिंकी, ओह आंटी, चलो पूजा दिखा लाती हूँ। पूजा? क्षण भर के लिए उसकी आंखें चमकी, पर अगले ही क्षण उनमें सयानापन भर आया। नहीं आंटी, आज मैं खाली नहीं हूँ।
उसने किसी बेहद व्यस्त गृहस्थन के अंदाज में कहा। तुम्हें क्या काम है? उसने उंगली सिक विंग की ओर उठाई, जहां कोई नया परिंदा जगह घेर रहा था। भोला। सिनी आशा के फील्ड वर्कर उसे सियालदह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से उठा लाए थे। उसके घुटने फूले हुए थे। वह दर्द के मारे ऐंठ रहा था। वह नशेबाज था। उसके पिता वैन चलाते थे। सियालदह स्टेशन के पास ही पुल के नीचे उसकी खोलाबाड़ी थी, जहां उसकी माँ 5-5 रुपयों में पत्ताखोरों को नशे के सेवन के लिए खोलाबाड़ी किराए पर देती थी। भोला पत्ताखोर को पन्नी, ब्लेड, मोमबत्ती, दिया सलाई पकड़ाते पकड़ाते स्वयं कब नशे की डान मारने लगा, उसे भी पता नहीं चला। देखते देखते यह लत बन गई। पत्ता नहीं मिलता तो वह नशे की तलब मिटाने के लिए डेंड्राइट का सॉल्यूशन ही खाने लगा। ओ माँ, मांगो। भोला दर्द से ऐंठ रहा था। पिंकी उसे प्यार से डांट पिला रही थी। और टान पत्ता कर टपोरी गिरी। पिंकी ने हाथ के सहारे से उसे उठाया और उसे पेन किलर दी और फिर उसे सुलाते हुए डांट पिलाई। आंख बंद कर पड़ा रहा। तो तुम कब चलोगी? जब तक इसका दर्द कम नहीं हो जाता। ची ची का दरवाज़ा बंद हुआ और मैं झल्लाती हुई बाहर। तीसरे दिन भोला को आराम मिल गया था और पेन किलर के प्रभाव से वह जमकर सो रहा था। उसके सिरहाने बैठी थी पिंकी, उदास और अवसन, आंखों से टपकते टप टप आंसू जैसे महाकाल के कपोल पर लुढ़कती कुछ बूंदें। मुझे देखते ही वह फफक पड़ी। आप मुझे पूजा दिखाने के लिए ले चलने वाली थी ना? मुझे पूजा नहीं देखनी, मुझे अपनी ठाकुर माँ से मिलना है। वे बहुत बूढ़ी हैं, मुझसे मिलने नहीं आ सकती। आप मुझे मेरी ठाकुर माँ के पास ले चलिए, मुझे मिलना है उनसे। उन्हें देखे 14 महीने हो गए, जाने किस हाल में होंगी वे। पिंकी के दिल में अपनी ठाकुर माँ की यादों का एक तारा बज रहा था, पर मैं उसे कैसे समझाती कि तृप्ति दी ने मुझे पिंकी को ठाकुर माँ के पास भी ले जाने को मना किया है। उसकी ठाकुर माँ के घर के पास ही उसकी माँ का भी घर है। उसकी माँ को भनक पड़ते ही वह पिंकी को लेने वहाँ आ सकती थी। तृप्ति दी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। आप नहीं जानती उसकी माँ को। किसी भी प्रकार बहला फुसलाकर वह वापस पिंकी को उसी गंदगी में धकेल सकती है। आप नहीं जानती उसकी माँ को। यदि सप्ताह भर भी पिंकी रह जाए अपनी माँ के साथ तो उसी की भाषा बोलने लगेगी। यहाँ आई थी पिंकी तो बड़ी गंदी जुबान और आदतें थी उसकी। बिना सड़ी और मादर के बात ही नहीं करती थी और कमीज़ तो इतने खुले गले की पहनती थी कि आधा माल बाहर से ही दिखे। हमने उसे सरस्वती वंदना सिखाई, उसे अच्छे भावों के नृत्य सिखाए। पिंकी लगातार झंझोड़ रही थी मुझे। आंटी मुझे ले चलिए अपनी ठाकुर माँ के यहाँ। एकाएक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि पिंकी भी खुश हो जाए और मुझे भी इस खूबसूरत शाम की कुछ भलाई हाथ लगे। मैंने पिंकी से कहा, बिना मामा से काना मामा अच्छा। मैं ऐसा करती हूँ कि टैक्सी में तुम्हारी ठाकुर माँ को ही लेकर यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं है। तुमसे मिलवाकर मैं तुम्हारी ठाकुर माँ को वापस वहाँ छोड़ आऊँगी, पर इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, पिंकी, मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूं तुम्हें उसका जवाब देना होगा। देखो, मुझे तुम्हारी फाइल तैयार करनी है, तुम्हारी पूरी केस हिस्ट्री है। मैं बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि उसकी आवाज़ अकस्मात रामपुरी चाकू की तरह धारदार हो गई। क्या फाइल? और देखते देखते लोकगीत सी लुभावनी पिंकी शोक गीत में बदल गई। मैंने हिम्मत कर कहा, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो तैयार की जा रही है ये फाइल। वह धम से बैठ गई।
जैसे कोई बुलंद इमारत ढह गई हो। जाहिर था जिंदगी से लड़ते लड़ते वह जैसे थक गई थी। उसे ढहते देख मेरी हिम्मत इंच भर और बढ़ी। मैंने फिर उसे कुरेदा। देखो, माँ के प्रति तुम्हारी नफरत तो समझ में आती है, पर इन फाइलों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी बात सुन। रेत पर पड़ी सोन मछली सी वह तड़पी। सुरमा सजी उसकी आंखें मिचमिचाई। एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उसने कहा, अब कैसे समझाऊं आपको कि जितना नुकसान मेरी माँ ने किया उससे ज़्यादा फाइलों के इन खुले जबड़ों ने किया है। निगल ली है इन्होंने मेरी सारी खुशियाँ। इज्जत की डाल पर झूलते आप लोग क्या कभी सोच भी सकते हैं यह सत्य कि 11 से 14 वर्ष तक मेरा कई बार बलात्कार हुआ? जब तक इन फाइलों में दर्ज रहेगा, समझ लीजिए यह मेरे माथे पर दर्ज रहेगा। जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं दोषी नहीं। यह सोच मैं अपने अतीत को भूल जिंदगी में रुचि लेने लगी थी। एक लड़के से प्रेम भी करने लगी थी। वह सचमुच मेरी जिंदगी का उजाला था। उसे देख मैंने पहली बार महसूसा कि आदमी जीना तभी सीखता है जब किसी से प्यार करता है। वह भी मुझे बेइंतहा चाहने लगा था। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ सोनागाछी में रहती अवश्य है, पर वह बुरा काम नहीं करती। वह आसपास के घरों में खाना पकाती है। मेरी ठाकुर माँ बहुत बूढ़ी है, इस कारण माँ ने मुझे सीनी आशा में रख रखा है। वह मुझे प्यार भी करता रहा, पर भीतर ही भीतर मेरे बारे में खोज खबर भी करता रहा। एक दिन मेरी अनुपस्थिति में उसने ऑफिस के क्लर्क को घूस वूस देकर पटा लिया और मेरी फाइल पढ़ डाली। उसके बाद से उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया। कई दिन की छटपटाहट के बाद एक बार मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे बाहर से ही चलता किया। मैंने जब इस बेरुखी का कारण पूछा तो उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे मैं कितनी गंदी और घिनौनी जानवर हूँ। उसका शब्द शब्द मेरी आत्मा को दाग गया। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया, पर तुम रंडी की बेटी रंडी ही निकली। उसके बाद वह मुझे फिर कभी नहीं मिला। मेरे जीवन में काली रात का अंधेरा भर वह सदा के लिए चला गया। भीगे कबूतर की तरह मैं बैठी रही, मूक मौन। कनखियों से देखा मैंने, बूंद बूंद उदासी पिंकी के चेहरे से टपकते हुए अनंत में डूबती जा रही थी। लगा जैसे यह पिंकी नहीं, कोई आदिम शकुंतला थी। फर्क बस इतना ही कि वह अपनी अंगूठी और यह अपनी फाइल वापस मांग रही थी मुझसे। पिंकी से बिना कुछ कहे मैं वहाँ से खिसक गई, धीरे धीरे और बेआवाज़, पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह। पूजा की छुट्टियाँ भी चल ही रही थी। दूसरे दिन मैं फिर पिंकी के पास, पर आज मुझे देख उसमें कुछ भी नहीं जागा। उसके भीतर की बुलबुल मर गई थी। वह वैसी ही बैठी रही, खामोश, अडोल। मैंने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे उत्तेजित करने को कहा, मैंने तो तुम्हें होशियार समझा था, पर तुम तो मूर्ख निकली, महामूर्ख। वह सचमुच भड़क उठी, जैसे वामपंथी कांग्रेस की आर्थिक नीतियों से भड़क उठते हैं। क्या क्या मतलब? यह देखो तुम्हारी फाइल। बताओ कहाँ लिखा है इसमें तुम्हारे या तुम्हारी माँ के बारे में? क्षण भर के लिए पिंकी सोच में पड़ गई, पर दूसरे ही पल उसने फिर पलटवार किया। यदि इसमें नहीं लिखा होता तो समीर, हाँ वही लड़का, को मेरी माँ के नाम, मेरे मोहल्ले के नाम का पता कैसे चलता? उसे यह भी पता कैसे चलता कि 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच? बताओ कहाँ लिखा है? मैंने फिर उसे कुरेदा। पिंकी ने फाइल उल्टाई और एक जगह उंगली दिखाई। बैकग्राउंड हिस्ट्री। देखिए आंटी, यहीं कहीं लिखा होगा। उतनी अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती। कहाँ? और देखते देखते मेरे फाउंटेन पेन की स्याही ने उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री को काली स्याही में बदल दिया। पिंकी भौचंकी। यह क्या किया आंटी? कुछ नहीं, जिंदगी की जंग ऐसी ही लड़ी जाती है। यह भी एक दुर्घटना थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ हुई थी। अब तुम ही बताओ, दुर्घटनाओं के लिए कोई भी दोषी हो सकता है क्या? पर तृप्ति दी को आप क्या जवाब देंगी? पिंकी मेरी चिंता में फूंका करने लगी थी। मन ही मन मैं अपनी पीठ थपथपा रही थी।
भले ही तृप्ति दी के समक्ष मैं लाजवाब हो जाऊं, पर इतिहास ने मेरे सिरहाने खड़े होकर कभी यदि पूछा कि तुमने क्या किया, तो मैं उसे कुछ जवाब दे पाऊंगी। पर प्रत्यक्षतः यही कहा, जवाब क्या देना है, फाइलों का यह देश, यहाँ फाइलें सिर्फ तैयार की जाती हैं, पढ़ी कहाँ जाती हैं। पहले भी 3 बच्चों की फाइल निपटा चुकी हूँ, उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। मैंने कह दिया, पूरी हो गई और फाइल को रैक में लगा दिया। तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बतलाते बतलाते श्यामली दी का चेहरा भोर की किरणों सा जगमगा उठा था। भाव विभोर हो वे बोली। वह एक अतीन्द्रिय अनुभव था। लगा जैसे मैंने धरती के इस घिनौने धब्बे को साफ कर दिया है। और पिंकी, वह तो जैसे सेमल के फूल की तरह हल्की हो आसमान में उड़ रही थी। हम सब उठ गए थे, पर श्यामली दी के मन का पर्दा अब भी उन्हीं चित्रों से भरा हुआ था।